एक्चुअली देखो, सबसे पहले हम लोग आज एक नया टर्म स्टार्ट करें जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, और इसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जिनका छूटा हुआ था वो देख लेंगे, जिनका छूटा हुआ था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला वीडियो देख लेना, उसमें सारा डिटेल है, ठीक है। और आज हम लोग एक नया टर्म पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है कि बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और ये रिजिड बॉडी जो है इसका इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज करो आई है, ठीक है। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज कर लेते हैं आई है, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है कि एक कंसेप्ट डिफाइन करते हैं, और ये कंसेप्ट क्या है कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम पूरे रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास मान सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इस रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास मान लेते हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन वही रखते हैं, ठीक है। सपोज करो कि हम क्या करते हैं कि एक इक्विवेलेंट कंसेप्ट लाते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि पूरे रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका मास अगर m है तो एक पॉइंट मास हम ले लेते हैं जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पर होगा, एक पॉइंट मास जिसका मास m ले लेते हैं। एक्चुअली ये पॉइंट मास और ये बॉडी इक्वल नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब हम लोग एक कंसेप्ट लाते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का जिसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज करो i है, और हम लोग करते क्या, एक मास ले लेते हैं, एक पॉइंट मास ले लेते हैं जिसका मास और इस बॉडी का मास सेम है, और ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं k है। ये डिस्टेंस कुछ ऐसा लेते हैं, मान लो सेम मास का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और उसको उस सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतने डिस्टेंस पर रख देंगे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दोनों बराबर आएगा। ये सही से समझने की कोशिश करो। इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है, ठीक है। और हम लोग करते क्या है कि हम लोग इस बॉडी को रिप्लेस करते हैं एक इक्विवेलेंट पॉइंट मास से, और वो पॉइंट मास का भी मास कितना होगा जितना बॉडी का मास होगा, उस पॉइंट मास का मास भी कितना होगा उस बॉडी का मास होगा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग बदलेंगे नहीं, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हम लोग करेंगे क्या कि इस मास को इस एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पर रखेंगे, तो इस मास का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, लेकिन एक डिस्टेंस ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि उस डिस्टेंस पर इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और ये जो रिजिड बॉडी का होगा दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास को जिसका मास इस बॉडी के मास के बराबर है रखने पर इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आ जाए, तो इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्योंकि तुम लोग सोच के देखो ना, अगर हम लोग बात करें, तुमसे कोई पूछेगा कि इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मतलब इस मास का कितना होगा, तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m k स्क्वायर होगा, क्योंकि एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m k स्क्वायर। m क्या मास ऑफ द पार्टिकल और k क्या है उसका डिस्टेंस है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का k पर डिपेंड करता है। तो k चेंज करोगे, डिस्टेंस चेंज करोगे इस एक्सिस से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस लेते हैं कि जिस डिस्टेंस पर ये जो डिस्टेंस k होगा, मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का आएगा, मतलब इस पार्टिकल का आएगा वो, और इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट जो आएगा दोनों बराबर होगा। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, क्योंकि सारे डिस्टेंस पर नहीं होगा, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस बॉडी। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। और यहाँ से अगर इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इक्वेट करोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इस पार्टिकल का m k स्क्वायर है, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। k का वैल्यू निकलेगा √I/m। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक रॉड ले लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करो। एक रॉड ले लेते हैं और इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें, इसका मास m है, लेंथ l है। तुमसे पूछा ये है कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड
द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस रॉड, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस रॉड, इस रॉड का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन पूछने का मतलब क्या है कि इस रॉड को एक पॉइंट मास में बदल रहे हैं और उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट और उस पॉइंट मास का इसी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इसका निकालो जल्दी, कितना आएगा देखो, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे भाई, सिंपल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वही रहने देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है। इस रॉड की जगह एक पॉइंट मास लेकर आएंगे जिसका मास m होगा और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं इसका रेडियस ऑफ, ये डिस्टेंस k है। ये डिस्टेंस इतना एडजस्ट करना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आ जाए। सिंपल तुमको करना क्या है कि ये जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का आएगा, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग I लिख सकते हैं और I लिखने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, I इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू mk स्क्वायर, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों क्या होगा, बराबर होगा और यहाँ से k निकल जाएगा। और I कितना होगा, I मतलब इस रॉड का, इस रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस, तो ml स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 12 होता है और ये mk स्क्वायर होगा, यहाँ से ये और ये वाला कैंसिल हो गया तो k कितना आ जाएगा, l बाई रूट 12 आ जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन निकल गया, हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ बोलो। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। हमको पॉइंट, इसको तो हम लोग इसको एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन रिप्लेस तभी करेंगे जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बराबर है, तभी रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो डिस्टेंस हम k ले लेते हैं और उसके डिस्टेंस आएगा जी, यहाँ रखोगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। तो इसको एक हम लोग सर्कुलर प्लेट ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। एक सर्कुलर प्लेट ऐसे ले लिए, ये सर्कुलर प्लेट है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इसका मास m है, रेडियस r है। डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू mk स्क्वायर कर दो, वहां से रेडियस ऑफ गायरेशन निकल जाएगा। अब दिख रहा है, चलो जल्दी बनाओ। तो क्या करोगे, डायरेक्ट I इक्वल टू mk स्क्वायर, डायरेक्ट ये लिख दो। I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 2 होता है और ये mk स्क्वायर हो जाएगा, m कैंसिल हो गया तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, r बाई रूट 2 आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया, k का वैल्यू निकल गया, हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है, बस ये k कैसे निकालते हैं। ये कभी कभी क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको नहीं देगा, एग्जामिनर क्या करेगा, तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं देगा, बोलेगा रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस बॉडी इज दिस, रेडियस ऑफ गायरेशन दे देगा, तो उससे तुम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, हाँ बोलो। पॉइंट मास का होगा ही नहीं, तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट ले रहे हैं रिजिड बॉडी का। पॉइंट मास का मतलब क्या है कि सिंपल, अगर हम इसके जगह एक पॉइंट मास लेते हैं, अगर सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं तो हम लोग सिंपल सा मान लो कि एक रॉड को रोटेट करा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं उसको विजुलाइज करना कि अगर पॉइंट मास होता है और उस सेम एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही हो जाए जितना रिजिड बॉडी का, और कुछ नहीं है, बस ये सिंपल सा एक कंसेप्ट। मतलब ये इक्विवेलेंट है, ये मास में बदल नहीं रहा, ये इक्विवेलेंट है। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि तुम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इससे रिप्लेस कर सकते हो, मतलब दिस रिजिड बॉडी कैन बी रिप्लेस बाय अ पॉइंट मास, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर उसका रेडियस ऑफ एक्सिस से उसका डिस्टेंस r/2 होगा तो इस केस में ये पूरा जो सर्कुलर प्लेट है, वी कैन रिप्लेस दिस सर्कुलर प्लेट बाय अ पॉइंट मास, सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंपल इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है, कुछ कहते नहीं है कि जैसे इक्विवेलेंट का कंसेप्ट स्प्रिंग में पढ़े थे, 2 स्प्रिंग है उसकी जगह एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग ला दिए, तो उसी तरह इस रॉड की जगह इक्विवेलेंट एक पॉइंट मास लेकर आ सकते हो, बस और कोई कंसेप्ट नहीं है। क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट मास कभी इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगा सकते हैं कि इसके जगह इसका इक्विवेलेंट ले सकते हैं अगर इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा तो। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखोगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सिंपल सा इक्विवेलेंट कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, इक्वल कंसेप्ट नहीं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट है। डेफिनेशन लिख लेना कि डेफिनेशन क्या लिखोगे, ये सब डेफिनेशन बुक से देख लेना ना, मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग का आता है एक अब ये ध्यान से देखो, अगर मान लो तुमसे अब जो नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और केवल रोटेशन में नहीं बाकी सब जगह इसको यूज हम लोग कर सकते हैं।
सब जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। केवल एक जगह यूज नहीं होता है, पूरे फिजिक्स में हर जगह ये बार बार यूज होता है। इसके लिए पहले समझने की कोशिश करो। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट ले लिए, ये ग्राउंड पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें, ये रेस्ट में है, ठीक है। अगर ये रेस्ट में तुमसे कोई पूछा कि इस रिजिड ऑब्जेक्ट को हमको ट्रांसलेट करवाना है, मान लो ये फ्रिक्शनलेस है और इसको ट्रांसलेट करवाना है, तो हमको क्या करना होगा? बोलो क्या करोगे? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। न्यूटन ये बताया था कि इस बॉडी को अगर ट्रांसलेट कराना होगा तो दुनिया का हर रिजिड बॉडी या एक सिंगल पार्टिकल एक कंडीशन को, एक इक्वेशन को फॉलो करता है, और वो इक्वेशन क्या होता है कि इस पर अगर हम एक नेट फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो ये नेट फोर्स इसको क्या करेगा? एक सर्टेन एक्सेलरेशन देगा, या कह सकते हो कि ये जो नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, ये एक्चुअल कॉज है। इसके ट्रांसलेट होने का कॉज अगर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? अगर कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेट करा, कोई पार्टिकल अगर चल रहा है सीधी रेखा में, तो तुम क्या बोलोगे? कि वो तभी चल सकता है, मतलब अगर इनिशियली उसका स्टेट तुमको पता है कि रेस्ट में है और वो चलना शुरू किया, तो तुम कह सकते हो कि वो तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब उस पर क्या लगा होगा? एक नेट फोर्स लग रहा होगा। जैसे मान लो सपोज करो कि ये रामलाल है, रामलाल से अगर बोला जाए, ये सोच रहा है, इससे बोला गया कि एक बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट से इसको हमको क्या करना है? ट्रांसलेट करवाना है। ट्रांसलेट कराना है मतलब इसको मोशन में सेट करना है। तो ये रामलाल क्या करेगा बताओ? इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पता रहेगा, तो सबसे पहले ये कहेगा कि ऐसा काम हम कर सकते हैं अगर उस बॉडी पर अगर हम क्या एग्जर्ट कर दें, उस पर एक नेट फोर्स एग्जर्ट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो बॉडी क्या होगा? रेस्ट से ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा। या सिंपल ये जो रामलाल है वो कहेगा, एक कॉज बताएगा। कॉज इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर वो ट्रांसलेट करना शुरू कर रहा है, रेस्ट से ट्रांसलेट कराओगे तो या कर रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो बोलेगा उसका एक कॉज क्या है? नेट फोर्स है। वो कहेगा कि नेट फोर्स है। समझ में आ रहा? अगर रामलाल से पूछोगे कि एक बॉडी है वो ट्रांसलेट कर रहा, रेस्ट में था और ट्रांसलेट कर रहा, तो उस समय अगर तुमसे किसी ने कहा, उस रामलाल से पूछा कि बताओ कि उसका कॉज क्या है, क्योंकि रेस्ट से ट्रांसलेट कर रहा है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब वो उस पर क्या लगेगा? एक नेट फोर्स लगेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो पढ़े हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। और ये जो स्टडी होता है दिस इज कॉल्ड डायनामिक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? हम कॉज पर सोचते हैं कि एग्जैक्टली वो रेस्ट में था, वो ट्रांसलेट क्यों हुआ। तो जब इस कॉज की बात करते हैं तो उस कॉज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसके चारों तरफ से सराउंडिंग से जो टोटल इन्फ्लुएंस लगता है दैट इज कॉल्ड नेट फोर्स, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस बॉडी के रेस्ट से ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? ठीक है। लेकिन अब सोचो, इसी रामलाल को बोला गया कि ये बताओ कि अगर एक बॉडी लेते हैं, ये पहला सिनेरियो था, और ये सिनेरियो जो था ये ट्रांसलेशनल मोशन का था। ट्रांसलेशनल मोशन का था। ये जो सिनेरियो था ट्रांसलेशनल मोशन का था, ठीक है। अब सोचो सेकेंड सिनेरियो लेते हैं रोटेशनल मोशन का। ये सीक्वेंस एकदम सही से समझने की कोशिश करोगे। रोटेशनल मोशन का सेकेंड सीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं रोटेशनल मोशन का, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन की अगर तुमसे कोई बात करेगा तो यहाँ देखो हम लोग करते क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इस तरह, सपोज करो इस तरह एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इस पर एक ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह है, सपोज करो इसको यहाँ हम लोग फिक्स कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर ऐसे फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर फिक्स कर दिए, और ये ऐसे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिक्स कर देते हैं। अब देखो इस पर अगर हम क्या करते हैं, एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं इस तरह, यहाँ पर अगर हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं F, और ये यहाँ पर फिक्स्ड किया हुआ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और इस एक्चुअली देखो जब भी हम मोशन की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करें या हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें, तो डेफिनेटली
ये कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का। तो ऑब्जर्वर हम ग्राउंड पर ले लेते हैं, रामलाल को ग्राउंड पर ले लेते हैं। तो अब सोचो रामलाल अगर इसको देख रहा है, ठीक है, और ये देख रहा है कि ये जो बॉडी था इनिशियली सपोज करो कि ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में था, और जैसे ही फोर्स एग्जर्ट किया ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है बताओ, रोटेट करना शुरू कर दिया। एकदम ये जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है इसको समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अभी तुम लोग डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में इंटर किए हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही वाइटल कंसेप्ट है। पूरे फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन हर जगह है, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी तुम लोग देखे हो। इन द सिमिलर वे इस कंसेप्ट का यूज हर जगह है पूरे फिजिक्स में, ठीक है। तो अगर ये रामलाल एकदम जो रीजनिंग दे रहा है ना उसको फील करने की कोशिश करो। ये रामलाल इस रिजिड बॉडी को देख रहा है, वो देख रहा था कि t0 पर, मतलब जिस समय देखा, मान लो 12 बजे दिन के समय देख रहा है कि ये रेस्ट में था, और ये जैसे किसी ने फोर्स एग्जर्ट किया, मान लो कोई यहाँ पर इसका भाई होगा श्यामलाल इस पर एक फोर्स एग्जर्ट किया और ये घूमने लगा। तो ये जो रामलाल है तुरंत ये सोच में पड़ जाएगा, क्या सोच में पड़ेगा कि भाई ये रेस्ट में था और रोटेट कर रहा है, ये रेस्ट में था और ये क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, रोटेट करने लगा। अगर रामलाल ये सोचने लगा कि अगर ये रेस्ट में था और ये रोटेट करने लगा तो भाई जरूर कोई ना कोई यहाँ पर कोई भूत होगा जो इसको रोटेट करा रहा होगा। इसका मतलब वो कॉज सोचेगा। कॉज अब सोचोगे किसी बाबा को बैठा दे तो बाबा जो सोचेंगे वो कहेंगे कि देखो यहाँ पर भगवान शंकर की कृपा होगी या हनुमान की कृपा की वजह से ये रोटेट करने लगा। तो ये बाबा लोग का कंसेप्ट मत लगाना, लेकिन रामलाल को फिजिक्स आता है, इसको साइंस का आइडिया है। तो ये रामलाल जब इस रोटेशन को देखेगा कि जो बॉडी रेस्ट में था रोटेट करने लगा, तुरंत वो शॉक्ड हो गया कि भाई आखिर ये रोटेट क्यों हुआ, और उसको फिजिक्स के मतलब वो इस रोटेशन को डिस्क्राइब करना चाहता था, इस रोटेशन को वो समझना चाहता था कि एग्जैक्टली आखिर वो कॉज क्या है, वो क्या ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से रोटेट करने लगा। ये जो पूरा रिजिड बॉडी था जो रेस्ट में था रोटेट कर रहा था, वो एग्जैक्ट कॉज क्या है, वो इन रियलिटी वो क्या ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से वो रोटेट करने लगा। क्योंकि न्यूटन ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। न्यूटन बताया था कि एक पार्टिकल या एक रिजिड बॉडी अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो इसका कॉज उसको पता था रामलाल को कि यहाँ कॉज क्या है कि इस बॉडी पर बाहर से सराउंडिंग से एक नेट इन्फ्लुएंस लग रहा होगा, एक नेट फोर्स लग रहा होगा जो इसको ट्रांसलेट करा रहा है। लेकिन जब रोटेशन के बारे में न्यूटन कुछ नहीं बताया था तो ये रामलाल जो है वो थोड़ी सोच में पड़ गया और वो उस कॉज को ढूंढने लगा, उस फैक्टर को खोजने लगा, उस इन्फ्लुएंस को सोचने लगा कि आखिर एग्जैक्टली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जो रेस्ट से इसको रोटेट करा रहा है। तो तुम लोग बता सकते हो कि यहाँ पर रेस्ट से इसको रोटेट कौन करा रहा है, कोई बताएगा? मान लो तुम रामलाल की जगह हो, इसका भाई श्यामलाल इस पर फोर्स एग्जर्ट किया, रोटेट करने लगा, तो ये एक्चुअली ये बार बार ये कंसंट्रेट कर रहा था कि ये जो रोटेशनल मोशन हो रहा था उसके डायनामिकल पार्ट पर सोच रहा था कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, वो कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको रेस्ट से रोटेट करा रहा था। तो कोई बताएगा कि रामलाल के अकॉर्डिंग या तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुमको फिजिक्स का नॉलेज है, तो इस रॉड को रोटेट कौन करा रहा है, वहाँ कॉज क्या है, आखिर वो एग्जैक्ट कॉज क्या है कि आखिर ये रोटेट क्यों किया। कोई भूत तो नहीं आया होगा, कोई बाबा, कोई गॉड तो नहीं आए होंगे इसको रोटेट कराने के लिए, तो रोटेट क्यों किया। तो शुभम कह रहा है कि जो फोर्स है उसकी वजह से रोटेट कर रहा है। कितने लोग इसको एग्री कर रहे हैं यार? हाँ ना बोलोगे तब तो समझ में आएगा कितने लोग ध्यान दे रहे हैं, कितने लोग नहीं। फिक्स्ड है इसलिए रोटेट कर रहा है, ये कॉज है। एक्सेलरेशन कोई कॉज नहीं होता है। मान लो तुम घर में आए, तुम्हारे दो और छोटे भाई बहन हैं, तो एक भाई तुम्हारा अगर रोने लगा तो ऑब्वियस सी बात है तुम कॉज ढूंढोगे, क्यों रो रहा है, जरूर किसी ने मारा होगा, किसी ने पीटा होगा। अब ये थोड़ी कहोगे नहीं वैसे बैठे बैठे रोने लगा। तो इन द सिमिलर वे अगर ये देख रहा है कि रेस्ट में है और ये रोटेट करने लगा, तो ये उस कॉज को तो फाइंड आउट करेगा कि भाई एग्जैक्टली इसको रोटेट करा, जो भी जिस रीजन से भी ये रोटेट करा था वो रीजन है क्या, वो फैक्टर क्या है, वो कॉज क्या है। बोलो। पहली बात एकदम गलत बोले हो कि वेलोसिटी इस बॉडी के पास होगा ही नहीं। जब कोई बॉडी ट्रांसलेट करता है तब हम लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। पूरा का पूरा गलत कंसेप्ट है। पहले तो हमको सिंपल से, तुम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, सिंपल सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। जैसे यहाँ तुमसे अगर किसी ने कहा, अगर मान लो सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं
और इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ रख दें और ये ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है, तो तुमसे कोई पूछेगा ट्रांसलेट क्यों किया, तो तुम बोलोगे नहीं सर, आप एक यहाँ पर एक फोर्स एग्जर्ट किए, पीछे इधर फ्रिक्शन लग रहा है, आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हुआ, तो इस बॉडी पर एक नेट फोर्स लगा और उस नेट फोर्स की वजह से ये बॉडी क्या हुआ, ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है। हम यही सिचुएशन ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी एक बॉडी को यहाँ फिक्स कर दें और फिक्स करने के बाद इस पर अगर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो ये देखो रोटेट कर रहा है। तो मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जब फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो अगर तुम सोचोगे, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम ऑब्जर्वर हो, तो तुमको ये बताना है कि एग्जैक्टली जैसे यहाँ तुम बता रहे थे कि नहीं इस पर सर आप नेट फोर्स दिए इसलिए रेस्ट में था इसलिए ट्रांसलेट किया, लेकिन मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि बॉडी अगर ऐसे रखा हुआ है और यहाँ हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे घूम गया, तो ये रोटेट क्यों किया, ये रेस्ट में था और ये इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है मतलब रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेट क्यों किया ये तुमको बताना है। सिंपल सा कंसेप्ट है ये वाला कंडीशन। एकदम पूरा फील करो, रियलिटी को समझने की कोशिश करो। हमको हड़बड़ी नहीं है, भले हमको 20 क्लास एक्स्ट्रा देना पड़े, दिन में 4 घंटा पढ़ाना पड़े, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखो ढंग से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉज हमको चाहिए भाई कि एग्जैक्ट उसका कॉज क्या है, आखिर ये क्यों रोटेट किया। अच्छा एक बात बताओ, एक कॉज तो हमको दिख रहा है, इसमें किसी को दिमाग नहीं लगाना है। रामलाल कहेगा कि फोर्स है, नहीं दिख रहा। वो कहेगा मेरा भाई अगर नहीं होता, मेरा भाई इस पर अगर कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिया होता तो ये रोटेट कर ही नहीं सकता। भाई सिंपल सी बात है। पहली बात मतलब कि अगर ये नहीं होता है, ये कोई इंटरेक्ट नहीं करता, ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं देता इस रॉड पर। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर इन्फ्लुएंस देता है, दो पार्टिकल या दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस, और उसी इन्फ्लुएंस को हम लोग फोर्स करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में तुम लोग को बताए थे। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, दैट इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड फोर्स। तो एक फोर्स ये दे रहा है, तो ये कहेगा कि प्राइमरी कंडीशन हमको दिख रहा है कि इसके रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फोर्स है। लेकिन ये जनरलाइज्ड नहीं है। जनरलाइज्ड इन द सेंस करने का मतलब इसको अभी दिख रहा है कि इस कंडीशन में अगर फोर्स ऐसे एग्जर्ट कर रहा है तो ये रोटेट कर गया। तो अभी के लिए वो मान लिया कि नहीं ये बॉडी अगर रोटेट कर रहा है, वो मान लो कि अपने से अगर मान लो इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं है, तो पहला काम ये करेगा कि वो पहली बार में ही उसको मान लेगा कि अगर ये बॉडी रेस्ट में था और ये रोटेट किया तो इसका एक्चुअल कॉज क्या है, जो इन्फ्लुएंस दे रहा है ये आदमी या जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो एग्जैक्ट कॉज है। लेकिन इसकी बात को हम तभी मानेंगे जब हर कंडीशन में वैलिड होगा। जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहें कि ये बॉडी है, यहाँ पर ये ट्रांसलेट कर रहा है, हम फोर्स एकदम नीचे लगा रहे हैं, तो देखो फोर्स नीचे लगाए तो ये ट्रांसलेट किया। सेम फोर्स हम यहाँ ऊपर लगा रहे हैं तब भी ट्रांसलेट किया। तो हम यहाँ से एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट ला दिए, चाहे न्यूटन ने जनरलाइज्ड कंसेप्ट दे दिया कि तुम फोर्स कहीं किसी भी पॉइंट पर एग्जर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बॉडी पर, इस सिस्टम पर एक नेट इन्फ्लुएंस लगेगा। नेट इन्फ्लुएंस मतलब एक इन्फ्लुएंस हम दे रहे हैं, और जब चल रहा तो ये जो टेबल है इस पर एक इन्फ्लुएंस फ्रिक्शन इधर दे रहा है, तो मेरा वाला अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो एक नेट इन्फ्लुएंस लग रहा है, इसलिए बॉडी क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। लेकिन उसने कभी भी ये इस बात को मेंशन नहीं किया कि और कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ओनली उसने कहा कि इस सिस्टम पर लगने वाला जो भी नेट फोर्स है, जो भी नेट फोर्स है वही इसको क्या करेगा, ट्रांसलेट कराएगा। सिंपल सा कंसेप्ट उसने दे दिया। इन द सिमिलर वे अगर हम कहें कि अगर एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिए, इसको हम यहाँ फिक्स कर देते हैं, ऐसे फिक्स कर दिए, और इसको हम रोटेट करा रहे हैं, तो ये रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ देख रहे थे रेस्ट में था, रोटेट कर गया। और हम मान लो अभी हमको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं है, तो हमने एक यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि इस बॉडी को अगर कोई रोटेट करा सकता है तो जो इन्फ्लुएंस हम दे रहे हैं बाहर से, जो इसके इंटरेक्ट में आ रहा है, जो भी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो इन्फ्लुएंस वो दे रहा, वो इन्फ्लुएंस की वजह से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। हम ये एक रीजन तो दे सकते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब जो हम फोर्स दिए उस नेट फोर्स की वजह से ये क्या कर गया, रोटेट कर गया। लेकिन अभी भी ये मेरा जनरल कंसेप्ट नहीं है, ये इस रोटेशन के लिए, ये अभी जो रोटेट किया इसके लिए मेरा कंसेप्ट सही है कि अगर हम टोटल फोर्स अगर दे रहे हैं तो ये रोटेट कर रहा है। मतलब कुछ हमको लग रहा है ऐसा कि अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरह ही हो गया कि जैसे नेट फोर्स लगता है तो बॉडी ट्रांसलेट करता है, तो उसी तरह अगर एक आइडिया दिमाग में बैठा लोगे कि एक बॉडी पर नेट फोर्स लगेगा तो वो रोटेट करेगा। वो तो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, वो तो रोटेशन का इफेक्ट है कि कोई बॉडी रोटेट करता है तो उसका ओरिएंटेशन बदलता है, या ओरिएंटेशन बदलता है तो उसको देखकर हम कहते हैं कि रोटेट कर रहा है। लेकिन हम कॉज की बात करें कि आखिर उसका ओरिएंटेशन क्यों बदल रहा है, वो रोटेट क्यों कर रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं।
अच्छा ये पहले, अच्छा एक मिनट बताओ, अच्छा कुछ बोलने से पहले एक बात सुनो। पहली चीज़ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर जो हमको दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं, क्या रीजनिंग दे सकते हैं, बताओ तो। ये रोटेट, यहाँ इस कंडीशन के लिए क्या रीजन दे सकते हैं कि ये रोटेट कर रहा है, क्यों रोटेट कर रहा है, इसका कॉज क्या है? जो हम इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, जो फोर्स दे रहे हैं, उसकी वजह से रोटेट कर रहा है। हाँ अब बोलो क्या कर रहे हो? तुम कहाँ पर जा रहे हो? हमको पॉइंट से क्यों इंटरेस्ट, हमको अभी है कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो मतलब है बॉडी से, हमको मतलब। तुम पूरे ट्रैक से अलग जा रहे हो। हम इंटरेस्टेड इसमें कि इंटरेस्टेड इसमें है कि ये रेस्ट में था, रोटेट किया, रेस्ट में था, इसका ओरिएंटेशन बदला, क्यों बदला, बस दैट्स इट। इसका हर पार्टिकल क्या कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जिस पॉइंट रीजनिंग अपना जितना क्रिटिकल थिंकिंग जितना अच्छा रखोगे, उतना तुमको समझने में कोई टॉपिक उतनी आसानी होगी। तो अभी जो हम लोग का मेन फोकस ये था कि ये रेस्ट में था, रोटेट कर रहा है, रेस्ट में था, ओरिएंटेशन बदल रहा है, तो उसका कॉज क्या है, रीजन क्या है? तो अभी तो इस सिचुएशन के लिए लग रहा फोर्स, हमको फोर्स दिख गया, तो हम यहाँ से एक कंसेप्ट निकाल सकते हैं, या रामलाल एक कंसेप्ट निकाल लिया कि भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट में था, रोटेट कर रहा, तो वो तभी रोटेट कर सकता है जब उस पर क्या लगेगा, एक नेट इन्फ्लुएंस लगेगा या नेट फोर्स लगेगा। ये अभी अपना एक रीजन उस तरह निकाल लिया, ठीक है। अब सोचो, ध्यान से देखना, ये पहला सिनेरियो था, दूसरा सिनेरियो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इसी रामलाल का। इसको यहाँ फिक्स कर दिए, ये हम लोग का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसको ऐसे फिक्स किए हैं, ठीक है। अब सोचो ये क्या हो रहा है कि अब जो रामलाल है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अच्छा ये बताओ, अभी रेस्ट में है, रामलाल क्या देख रहा है, जल्दी बताओ यार, बोल नहीं रहे। ये देख रहा है कि रेस्ट में है, तब तक कि इसका भाई आता है श्यामलाल, इसके जीवन में कोई काम है नहीं। आने के बाद ये करता क्या है कि इस रॉड को ऐसे धक्का देता है, बोल नहीं रहे हो, इस पर एक धक्का देता है, मतलब उस पर एक फोर्स देता है, यार बोल ही नहीं रहे हो। अच्छा तो एक बात बताओ, तो रामलाल क्या देखेगा, कुछ देर के बाद ये रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? वो देख रहा था रेस्ट में है, और अभी भी कुछ देर के बाद क्या देख रहा है, रेस्ट में देख रहा है। इसका दिमाग हो गया खराब, इसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बहुत खुश हो गया था कि नहीं भाई ये हम, एकदम पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तुम लेकिन पार्टिकल पर चले जा रहे थे, मेरा फोकस कहाँ है, हम लोग किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। अब देखो क्या होगा कि ये रामलाल यहाँ से जब फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, मतलब ये श्यामलाल एग्जर्ट कर रहा था, तो यहाँ से इसने एक आइडिया सेटअप कर लिया, एक कंसेप्ट अपना बना लिया अपने मन में, जैसा हम लोग बना लेते हैं कि भाई ये रोटेट करा, तो इसको ये क्यों रोटेट करा, क्योंकि इस पर एक नेट इन्फ्लुएंस लग रहा है, एक नेट फोर्स लग रहा है। और एक जनरलाइज्ड कर लिया कि नहीं भाई, आज के बाद ये अपने दिमाग में सोच लिया, अपने जीवन में इस चीज़ को एम्प्लॉय कर लिया, इस एक बिलीफ सिस्टम बना लिया कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ रोटेट कर रहा होगा तो वो जरूर उस पर एक नेट फोर्स लगेगा, तभी रोटेट कर रहा होगा। लेकिन वही इंसान जब कुछ और एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट या और एक सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, और देखता है कि सेम सिचुएशन है, लेकिन इस पर फोर्स हम इधर से ना देकर, मेरा भाई जो श्यामलाल है वो फोर्स कुछ ऐसे दे दिया। कैसे दे दिया? अगर तुम ध्यान से देखो कि इसको यहाँ फिक्स कर दिए, यहाँ फिक्स कर दिए हम, और फोर्स हम ऐसे दे रहे हैं, फोर्स ऐसे दे रहे हैं, तो देखो ये रोटेट कर रहा है ना, कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ना क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा ना एंटी क्लॉकवाइज, देखो उड़ रहा है ना। क्या करेंगे, सब गूंगे सब बैठे हुए हैं, किसी को कुछ बोलना नहीं है, तो हम तो उड़ा ही देंगे। ये अगर हम ऐसे फोर्स एग्जर्ट कर रहे थे तो ये घूम गया था, लेकिन जो ऑब्जर्वर देख रहा था, ऑब्जर्वर को भूलोगे नहीं तो रोटेशनल मोशन तुमको भूल जाएगा। अगर हम फोर्स इधर दे रहे हैं तो वही सेम ऑब्जेक्ट, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा। ऐसे कर रहे थे तो घूम गया, लेकिन वही फोर्स जब हम ऐसे एग्जर्ट कर रहे हैं, नहीं रोटेट कर रहा।
इसका दिमाग हो गया खराब। अब ये बोला कि नहीं भाई, मेरे इस जो आइडिया हम जनरेट किए हैं कि एक बॉडी जो रेस्ट में होता है और ये रोटेट करता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है या एक्चुअल कॉज क्या होता है, नेट फोर्स होता है। ये अपना आइडिया यहाँ पर इसका वेनिस हो गया। इसके बाद ये और सोच में पड़ गया और एक्सपेरिमेंट किया, और तीसरा सिनेरियो ले लेते हैं। तीसरा सिनेरियो इसने ये देखा, सही बता रहे हैं, जिस सीक्वेंस में बता रहे हैं, अगर इस सीक्वेंस को ध्यान में रखोगे ना, तुमको एकदम रोटेशनल तुमको दिखेगा, फील होगा। तीसरा कंडीशन उसने ऐसा ले लिया। अब ये और थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया और उस जो रियल कॉज है उसको ढूंढने की कोशिश करने लगा। फिर उसने क्या किया, अपने भाई को बोला कि भाई, क्या बोलेगा भाई को, बोलो। बोलेगा आज मेरे पास बंगला है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तो भाई बोलेगा मेरे पास फोर्स है। क्या बोलेगा? अच्छा, तो भाई कहेगा मेरे पास फोर्स है। तो देखो श्यामलाल जो है, श्यामलाल कहेगा हमारे पास फोर्स है, और ये रामलाल चुपचाप यहाँ से देख रहा था। अब बोला भाई एक काम करो, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो, और बोला कि ये अभी देखो रेस्ट में है, एक बार तुम फोर्स एग्जर्ट करो। तो हम देखना ये चाहते हैं कि हम जो आइडिया जनरेट किए हैं यहाँ मेरा गलत हो गया, अब तुम एक काम करो, अब तुम फोर्स यहाँ मत एग्जर्ट करो। और उसने श्यामलाल को बोला कि तुम फोर्स अब यहाँ एग्जर्ट करके देखो तो क्या हो रहा है। यहाँ उसने फोर्स एग्जर्ट कर दिया। अब श्यामलाल यहाँ फोर्स एग्जर्ट कर दिया। अब बताओ कि रामलाल क्या देखेगा? रेस्ट में था और रेस्ट में था। फिर इसका दिमाग घूम गया, बोला कि हम जो कंसेप्ट पहले सिचुएशन में डेराइव किए थे कि कोई बॉडी रेस्ट में है और वो रोटेट करेगा तो उसके लिए एक नेट फोर्स लगेगा तो रोटेट कर जाएगा। लेकिन वही ऑब्जर्वर क्या दिख रहा है कि यहाँ नेट फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पर एक नेट फोर्स एफ दे रहा है बट रोटेट नहीं कर रहा। वही ऑब्जर्वर क्या दिख रहा है कि नेट फोर्स दे रहा है लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा। अच्छा, इन तीनों सिचुएशन को मिलाकर रामलाल क्या सोचेगा? रामलाल ये सोचेगा कोई बॉडी रेस्ट में है और वो रोटेट करेगा, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसके लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद श्यामलाल से रामलाल कहेगा देख भाई ऐसा है कि अब ये जो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है और कोई बॉडी अगर रोटेट करता है तो वो टोटल फोर्स की वजह से रोटेट नहीं करता है। इतने सिचुएशन को डील करने के बाद उसको एक आइडिया मिल गया। लेकिन अब वो चाह ये रहा था कि वो चाहता ये था कि वो पता करना चाहता था कि आखिर क्या फैक्टर है। तब ट्रांसलेशनल के लिए कोई दिक्कत नहीं था, ट्रांसलेशनल के लिए एक नेट फोर्स लगेगा, वो ट्रांसलेट करेगा। लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ गई कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में और रोटेट कर रहा तो उसके लिए जो एक्चुअल कॉज था वो कॉज में फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, देखो यहाँ रोटेट कर रहा था, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो उसने कहा जो कॉज है वो कॉज हमको अभी पता नहीं चला है, लेकिन एक चीज पता चल गया कि पार्शियल उसमें कंट्रीब्यूशन फोर्स का है, लेकिन पूरा का पूरा कंप्लीट फोर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं, अब ये बता रहे हैं। इसके बाद ये देखो क्या करता है, ये देखता है क्या है कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब ये रियलिटी को खोजने जाता है, पूरे मेडिटेशन स्टेट में जाता है और सोचने की कोशिश करता है और इसको पूरा क्लोजली ऑब्जर्व करता है। तो ये देख रहा है कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ है, इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है और सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर है। और इन दोनों के बीच में एक गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एक गैप आ रहा है, एक गैप है। और ये जो गैप है किसके बीच में, सेंटर ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में एक गैप यहाँ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ सेंटर ऑफ रोटेशन है और यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है। और देख रहा है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और इसके बीच में तुमको गैप दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इन दोनों के गैप के लॉन्ग है, इन दोनों को गैप के लॉन्ग है। और यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ अगर देखेगा ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वहीं पर है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, वहीं पर है, और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, वहीं पर है। समझ में आ रहा? तुम अभी इसको छोड़ दो, बीच वाले को छोड़ दो, तुम लोग पहले इस पर फोकस करो।
यहाँ देखो, यहाँ क्या देख रहा है कि ये जो रामलाल है ये देख रहा है कि अगर फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ और सेंटर ऑफ रोटेशन के बीच में कुछ गैप है, पैरेलल गैप है, मतलब फोर्स वाला जो लाइन है, किसका, फोर्स का लाइन जो है, और ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन उसके पैरेलल जो उसके लाइन लेते हैं, अगर इसके बीच में, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ फोर्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स कर सकते हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ना करके इसको क्या कहोगे। वो देख रहा है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को एक्स्ट्रापोलेट कर दो, मतलब उस लाइन को बढ़ा दो, तो वो क्या देख रहा है कि जो लाइन ऑफ फोर्स है और सेंटर ऑफ रोटेशन के बीच में अगर कुछ गैप है तो ये रोटेट कर रहा। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, फोर्स का डायरेक्शन ये है तो इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये लाइन ऑफ फोर्स होगा। अच्छा, लाइन ऑफ फोर्स और सेंटर ऑफ रोटेशन के बीच में गैप कितना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो गैप है, मतलब गैप बिटवीन किसके बीच में, गैप बिटवीन, ये सब गैप मत लिख देना बोर्ड के एग्जाम में, नहीं तो सबको बुझाएगा नहीं, कहेगा ये सब क्या लिखा है। गैप बिटवीन सेंटर ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स इज जीरो, इज जीरो। फोर्स लग रहा है लेकिन जो गैप है वो गैप कितना है भाई, जीरो है। यहां पर बताओ क्या है कि सेंटर ऑफ रोटेशन और यहां पर इन दोनों के बीच में कुछ गैप है, मतलब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है। जो लाइन ऑफ फोर्स है, मतलब जहां फोर्स लग रहा है उस फोर्स के डायरेक्शन को एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे तो ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड, कर सकते हो ये वाला डिस्टेंस जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हो। तो जो लाइन ऑफ फोर्स और सेंटर ऑफ रोटेशन के बीच में जब एक गैप आ रहा है, कोई भी गैप होगा, थोड़ा सा भी गैप होगा, तो कह सकते हो वो गैप और ये जो फोर्स है ये दोनों है तब ये रोटेट कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो फोर्स है लेकिन गैप नहीं है तो ये रोटेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर इन दोनों सिनेरियो, और यहाँ देखो, यहाँ लाइन ऑफ फोर्स को अगर एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो ये लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। तो लाइन ऑफ फोर्स अगर वहीं से पास करेगा तो सेंटर ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ फोर्स के बीच में कोई गैप है, यहाँ पर, यहाँ पैरेलल गैप नहीं है, मतलब कोई पैरेलल गैप नहीं है तो कितना हो जाएगा, पैरेलल गैप नहीं है तो गैप कितना हो गया, जीरो आ गया। पैरेलल गैप कितना हो गया, मतलब वो तो वहीं से पास कर रहा है। तो जो लाइन ऑफ फोर्स है और सेंटर ऑफ रोटेशन के बीच में कोई भी अगर गैप नहीं होगा, इसका मतलब कह सकते हो कि उसने ये ऑब्जर्व किया कि इसके रोटेशन के लिए केवल एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दो चीज रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में था और वो रोटेट कर रहा है तो वो तभी रोटेट कर सकता है जब उस बॉडी पर एक नेट फोर्स तो लगेगा ही, साथ ही साथ सेंटर ऑफ रोटेशन और जो लाइन ऑफ फोर्स है उसके बीच में एक गैप होना कंपलसरी है। अगर वो गैप नहीं होगा तो वो बॉडी रोटेट नहीं करेगा। यहाँ गैप था और फोर्स भी था तो रोटेट कर गया। यहाँ क्या है, यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि जो लाइन ऑफ फोर्स है और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो लाइन ऑफ फोर्स है और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब इसके बीच में कोई गैप नहीं तो रोटेट नहीं कर रहा। समझ में आ रहा। इसका मतलब अब इसको किससे दर्शन हो गया, मेडिटेशन में जाने से वास्तविकता, इस दुनिया की जो सांसारिक वास्तविकता है उससे उसको दर्शन हो गया। और क्या उसको दर्शन हुआ, दर्शन ये हुआ कि क्या बोलेगा कि हे बालक, इस दुनिया में कोई भी अगर वस्तु अगर वो क्या करेगी, रोटेट करेगी या घूमेगी तो उसके लिए क्या होगा, दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। और वो कारण कौन कौन से होंगे, पहला जो कारण होगा, दोनों आंतरिक कारण होंगे, एक होगा लाइन ऑफ फोर्स और सेंटर ऑफ रोटेशन के बीच का गैप, और दूसरा फोर्स। ये दो चीज़ें वस्तु के घूमने में क्या करती हैं, मदद करती हैं या घुमाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यार। जैसे अब ट्रांसलेशनल मोशन की अगर कोई बात करेगा तो तुम क्या कहोगे, एक बॉडी कब ट्रांसलेट करेगा, तुम आंख बंद करके कहोगे न्यूटन बता के गया कि भाई नेट फोर्स लगेगा, नेट इन्फ्लुएंस होगा, वो ट्रांसलेट करेगा और कुछ नहीं है। लेकिन एक बॉडी रेस्ट में था और वो रोटेट कर रहा, तब ये क्या बताओगे, तो उस वस्तु पर एक क्या होगा, मतलब टोटल एक बल लगेगा और सेंटर ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ फोर्स के बीच में कुछ गैप होगा, तभी वो वस्तु रोटेट करेगा, अदरवाइज रोटेट नहीं करेगा। दैट्स इट।
मतलब यहाँ पर जो रोटेशनल मोशन का कॉज क्या है, दो कॉज है, एक फोर्स और दूसरा क्या है, ये जो परपेंडिकुलर गैप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल गैप भी बोल सकते हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो। गैप भी पैरेलल गैप और इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पैरेलल गैप भी इसको कह सकते हो अगर ये कंडीशन होगा। लेकिन ये मत लिखना पैरेलल गैप, तुम लोग बोर्ड में मत लिखना, लेकिन तुम लोग समझने के लिए याद रखना कि गैप के थ्रू तुमको बहुत अच्छे से विजुलाइज होगा। तो अगर सेंटर ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और पैरेलल गैप होगा और फोर्स होगा, तभी ये बॉडी क्या होगा, रोटेट करेगा। बोल नहीं रहे हो यार। अब ठीक है आवाज। अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि फॉर रोटेशन या कॉज ऑफ रोटेशन, कॉज ऑफ रोटेशन, रोटेशन जो होगा वो क्या होगा, फोर्स। पहला क्या होगा, फोर्स, और सेकेंड क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में होगा बताओ, बिटवीन सेंटर ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। दो कॉज होगा, कॉज ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये तो हम लोग का क्लियर हो गया। अब मान लो तुमसे कोई पूछा कि ये बताओ कि इस तरह का सिचुएशन ले लेते हैं, इस तरह का सिचुएशन ले लेते हैं और एक रिजिड ऑब्जेक्ट ये ऐसे ले लेते हैं, एक रिजिड ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिए, इस तरह ले लेते हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और यहाँ पर हम करते क्या है कि एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, और सोचो ए पॉइंट पर हम फोर्स एक्सर्ट किए और एक बी पॉइंट पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, सेम फोर्स यहाँ एक्सर्ट कर रहे हैं। तुम लोग बता सकते हो किस केस में डिग्री ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगा। अगर तुम यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करोगे तब भी रोटेट करेगा और यहाँ फोर्स एक्सर्ट करोगे तो रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ तो। क्यों करेगा, जल्दी, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है और ये गैप इसके बीच में है, सेंटर ऑफ रोटेशन और इसके बीच में गैप है, इसके बीच में गैप है। लेकिन जिसमें ये हमको पता है कि ये जो गैप है वो डिसाइड करता है कि डिग्री ऑफ रोटेशन कि कितना फास्ट या कितना स्लो रोटेट करेगा, वो डिपेंड करता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो अगर फोर्स बढ़ा दोगे तो रोटेशन बढ़ जाएगा और गैप बढ़ा दोगे तो रोटेशन, तो दोनों जगह फोर्स हम सेम दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो फोर्स एक्सर्ट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको घुमाएगा, रोटेट कराएगा, यहाँ भी ये घुमाएगा, दोनों में रोटेशन होगा। बट इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा रैपिडिटी से घूमेगा, इसमें कम रैपिडिटी से घूमेगा। क्योंकि रीजन क्या है, दोनों पॉइंट पर सेम फोर्स है, लेकिन ये गैप क्या है इस केस में और इस केस, ये वाला गैप, पहले केस में ये वाला गैप था, ये वाला डिस्टेंस d1 था और ये वाला डिस्टेंस d2 है। तो d1 ग्रेटर देन d2 है, तो डिग्री ऑफ रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन is greater than in 1 is greater than degree of rotation into, degree of rotation into, यार बोल नहीं रहे हो, into, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा डिग्री ऑफ रोटेशन क्या होगा, बोल नहीं रहे हो यार तुम। अब तो तुम सोच के देखो, तुम अपने घर में जो तुम्हारा घर का दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, अगर इस दरवाजे पर अगर तुम क्या करते हो कि देखना कि जब इसको खोलने के लिए तुम फोर्स अगर यहाँ एग्जर्ट करोगे तो बहुत आसानी से खुल जाता है। लेकिन सोचो तुम ज़्यादा खुश हो गए और मान लो कि क्लास 12 में 98% आ गया और सीधे दौड़ते हुए गए और दरवाजे को ऐसे खोलने की कोशिश कर रहे हो यहाँ फोर्स लगा के, तो दरवाज़ा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, चिल्लाओगे पापा देखो इतना नंबर आ गया, और यहाँ पर खोल रहे हो, यहाँ फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो और संदीप सर का जो टॉर्क का कंसेप्ट है सारा भूल गए हो तुम लोग, तब क्या करोगे बताओ। यहाँ पर अगर फोर्स एग्जर्ट करोगे तो ये दरवाज़ा रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पर अरे बुक्का कहीं का, कभी नहीं ये रोटेट करेगा।
कभी रोटेट नहीं करेगा। जहाँ हिंज किया हुआ है दरवाजा, वहाँ तुम जाके अभी जाके चेक करो, जाओ जाके चेक करो, जाकर वहाँ तुम कितना भी फोर्स एग्जर्ट करोगे तो ये तो फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ रोटेशन से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। तो ये जो डिग्री ऑफ रोटेशन कितना देगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया तो डिग्री ऑफ रोटेशन है ही नहीं, है तो घूमेगा ही नहीं। यार बोल ही नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है? तुम अपने दरवाजे को भी तो सो सकते हो। अब ये नहीं कि अपने छोटे भाई का पूरा मुंडी ले लेना और पकड़ के उसके मुंह पर फोर्स एग्जर्ट करके उसके मुंडी को घुमाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बेचारे का गर्दन उदन टूट जाएगा। रोटेशन का कंसेप्ट वहाँ यूज मत करना, अपने घर के दरवाजे पर करना। तो अगर तुम जहाँ हिंज किया हो वहाँ अगर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो तो प्रैक्टिकली तुम फोर्स दे रहे हो, लेकिन तुमको पता है कि ये दरवाज़ा तभी घूमेगा। रामलाल ये इतना ऑब्जर्व किया था बेचारा कि दरवाज़ा तभी घूमेगा जब ये फोर्स और जहाँ हिंज किया हुआ, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच में गैप होगा, तब ये दरवाज़ा घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा। तो तुम यहाँ फोर्स एग्जर्ट करते हो, दरवाज़ा आसानी से घूमता है, लेकिन तुम सोचो बीच में यहाँ अप्लाई करोगे फोर्स तो क्या होगा? दरवाज़ा को घुमाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि नहीं होगा? सेम इफोर्ट से सेम इन्फ्लुएंस दे रहे हो। तो तुम अगर किनारे पर दोगे तो बहुत आसानी से घूमेगा, यहाँ दोगे तो क्या होगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और यहाँ दोगे तो घूमेगा ही नहीं। यार बोल नहीं रहे हो। इसका मतलब जो कॉज ऑफ रोटेशन है वो दो चीज़ों पर हमको पता चल गया। किस पर डिपेंड करता है? कॉज ऑफ रोटेशन किस पर डिपेंड करता है भाई, बोलो। तो फोर्स अप्लाइड पर कैसे डिपेंड करता है? मतलब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। कॉज ऑफ रोटेशन ज़्यादा कब होगा? जब फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। यार बोल नहीं रहे हो। और कॉज ऑफ रोटेशन ज़्यादा कब होगा? यार बोलो जल्दी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो दो कंडीशन मिल गया कि फोर्स जितना ज़्यादा होगा कॉज ऑफ रोटेशन उतना ज़्यादा होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कॉज ऑफ रोटेशन क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। बोल तो दिए, थोड़ा ढंग से समझो। बहुत बहुत ज़्यादा अलग लेवल से तुम लोग समझ रहे हो, और पूरा रियलिटी दिखेगा कि जो ऑब्जर्वर देख रहा था वो कॉज ऑफ रोटेशन के बारे में सोच रहा था, तो ये जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है, जो इनर्शियल फ्रेम है, वो क्या बताएगा कि जो कॉज ऑफ रोटेशन, ये बता कौन रहा है? ये हम लोग बता रहे हैं। हम लोग कौन से फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है। रामलाल की जगह हम लोग हैं। तो ये ग्राउंड फ्रेम वाला ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि जो कॉज ऑफ रोटेशन है, जो रोटेशन ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या बताएगा कि जो कॉज ऑफ रोटेशन होता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, सॉरी प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब फोर्स का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा दोगे तो कॉज ऑफ रोटेशन क्या होगा? डिग्री ऑफ रोटेशन क्या होगा? कॉज ऑफ रोटेशन को डिग्री ऑफ रोटेशन भी कर सकते हो। डिग्री ऑफ रोटेशन उतना ज़्यादा होगा। परपेंडिकुलर गैप जितना ज़्यादा रखोगे, कॉज ऑफ रोटेशन या डिग्री ऑफ रोटेशन क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। मतलब दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा हो। कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर ये फैक्टर ज़्यादा होगा तो कॉज ऑफ रोटेशन भी ज़्यादा होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कॉज ऑफ रोटेशन क्या होगा? बोल ही नहीं रहे हो यार। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर कंबाइन कर दें तो ये जो ऑब्जर्वर देख रहा था, तो ये ऑब्जर्वर क्या लिखेगा कि जो कॉज ऑफ रोटेशन है, कॉज ऑफ रोटेशन ये किस पर डिपेंड कर रहा है बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको आर परपेंडिकुलर लिख देते हैं। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या लिख दिए? आर परपेंडिकुलर लिख देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यार बोल नहीं रहे हो। और ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये बताओ कि पहले ये जो कॉज ऑफ रोटेशन है, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रहा है। नहीं लग रहा तुम लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा? तो हम लोग बाय नेचर आलसी होते हैं, कोढ़ी होते हैं, तो इसको लिख देते हैं टॉर्क। क्या लिख दिया बताओ? और ये जो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। लेकिन ये सब मत लिखना कॉज ऑफ रोटेशन, नहीं तो चुट्टा लोग को पता नहीं होता है। वो सब रटा रटाए बोलता है कि टॉर्क इक्वल टू दिस। तो तुम लोग जो एक्चुअली फील करोगे, रियलाइज करोगे कि एग्जैक्ट मतलब कॉज ऑफ रोटेशन को ही टॉर्क कहते हैं। और ये जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है ये इक्वल्स टू 1 होता है। तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ से टॉर्क जो होता है इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? टाउ से। टाउ इक्वल टू कितना होता है? एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क कहते हैं। बोलो यार, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, कुछ डाउट तो बोलो। बोले तो अब इसके बाद तुम लोग किसी भी टीचर को बैठ के पढ़ा सकते हो, किसी स्टूडेंट को नहीं, किसी टीचर को बैठ के पढ़ा सकते हो कि टॉर्क क्या होता है। कोई चुट्टा लोग शुरू करता क्या बोलेगा, देख रहे ऐसा होता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, यही टॉर्क होता है। तुम्हारा दिमाग भी टॉर्क की तरह घूमने लगता है। लेकिन एग्जैक्ट जो तुम्हारा एनालिसिस है कि रोटेशनल क्या है, रोटेशनल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग डायनामिक्स में इंटर किए कि कोई बॉडी रेस्ट में रोटेट कर रहा है तो उसके लिए कौन कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, और जो कॉज ऑफ रोटेशन होता है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। और जो किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए दो चीज़ से रिस्पॉन्सिबल होता है, और जिस सीक्वेंस में बताएं उस सीक्वेंस को ध्यान में रखोगे तो तुमको फील होगा, और एग्जैक्टली फील होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरह। क्योंकि रोटेशनल के साथ ये जैसे ही टॉपिक पढ़ते हो तो बहुत लोग का दिमाग घूमने लगता है टॉर्क और का नाम सुनकर। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आज की क्लास अगर ढंग से सुने हो तो मेरे ख्याल से टॉर्क के बारे में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब आज के बाद अगर कहीं भी किसी भी चीज़ को रोटेट होते हुए देखोगे, डायरेक्ट कहोगे कि वो रोटेट तभी कर रहा है जब उस पर एक टॉर्क लग रहा होगा। और टॉर्क क्या होता है, जो फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स होता है और जो परपेंडिकुलर गैप होता है। आर परपेंडिकुलर को हम लोग कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस या पैरेलल गैप बिटवीन द सेंटर ऑफ रोटेशन, और क्या कह सकते हो, लाइन ऑफ फोर्स। बस हो गया। बोलो यार, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पिछले दिन से जितना कुछ हम लोग पढ़े थे उसमें एक बॉडी रोटेट कर रहा था, लेकिन क्यों रोटेट कर रहा था इस पर हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे थे, या उस पर हम लोग कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग डिस्कस किए कि एक बॉडी रोटेट करता है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फंडामेंटल कंसेप्ट जो रियलिटी है। लेकिन अब रियलिटी को छोड़कर जो तुम्हारे बोर्ड में नंबर लाने के लिए होता है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, जैसे सपोज करो कि इस तरह का एक सिचुएशन ले लेते हैं। ये हम लोग का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक पार्टिकल हम यहाँ पर ले लेते हैं सपोज करो, और इस पार्टिकल पर हम एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और ये फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है। सपोज करो ये फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये वाला पॉइंट हम लोग का सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि ये जो पार्टिकल है यहाँ रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स एफ लग रहा है, और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड आर परपेंडिकुलर, सॉरी आर परपेंडिकुलर नहीं, इसको आर वेक्टर मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मान लो किसी टाइम टी टाइम पर यहाँ पर एक कह सकते हो कि इस प्लेन में एक पार्टिकल है और इस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और जो सेंटर ऑफ रोटेशन है उससे एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। पोजीशन वेक्टर का टेल ऑलवेज ओरिजिन पर, तो इसको ओरिजिन ले लिए, और ये आर वेक्टर है। ठीक है, तो ये सोचो ये जो पार्टिकल है इसका लाइन ऑफ फोर्स ये वाला होगा, लाइन ऑफ फोर्स तो यही ना होगा यार, बोल नहीं रहे हो, लाइन ऑफ फोर्स ये होगा। तो एक्चुअली क्या हो गया कि यहाँ से डिफाइन ये किया गया कि टॉर्क, टॉर्क ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक पार्टिकल, अभी तक हम लोग बॉडी की बात करते हैं, एक पार्टिकल ले लेते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन, और इसको ओ पॉइंट ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज ओ। टॉर्क की जब भी बात करोगे तो तुमको सेंटर ऑफ रोटेशन के बारे में बताना होगा, तो कि टॉर्क किस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट ले रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, ये सेंटर ऑफ रोटेशन, ये इसके अबाउट, इस पार्टिकल पर इस फोर्स की वजह से टॉर्क ले रहे हैं। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन ओ, इसको हम लोग डिनोट करेंगे टाउ, टाउ, और ये ओ हो गया। दिस इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं आर क्रॉस एफ, ये एक फॉर्मूला है। ये जो टॉर्क का
जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। एक तो ये जो पढ़े हो ना, ये रियलिटी हम लोग का ऐसा कुछ है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और सोफिस्टिकेटेड वे में अगर हम लोग पढ़ें वेक्टर फॉर्म में, तो इस पार्टिकल पर इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, मतलब जो इसको रोटेट कराने में, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस ये पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है, ये जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, ये फोर्स इसको रोटेट करा रहा था। तो रोटेशन में केवल फोर्स का कंट्रीब्यूशन तो नहीं ना होगा, इस आर का भी होगा। तो ये देखा गया कि जो टॉर्क का वैल्यू होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट ओ ड्यू टू दिस फोर्स इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वेयर आर वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, आर इक्वल टू पोजिशन वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर, position vector of particle about center of rotation या with respect to center of rotation। और F क्या है, अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। लेकिन तुमको थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा होगा कि सर ये क्या लिखे हैं और पहले क्या पढ़ाए थे, लेकिन जो पहले पढ़े हो वो यहीं से आया है, तो उसका ये मोर जनरल कंसेप्ट कर सकते हो। टॉर्क का एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट हो गया, ये जनरलाइज्ड कंसेप्ट है और वो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है। तो ये जनरलाइज्ड कंसेप्ट क्या है, वेक्टर फॉर्म है कि एक पार्टिकल पर अगर फोर्स लग रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है ड्यू टू दिस फोर्स, तो ये जो फोर्स है इस पार्टिकल पर जो टॉर्क एग्जर्ट करेगा उसका वैल्यू कितना होगा, बोलो जल्दी यार, बोलो जल्दी, कितना होगा, आर क्रॉस एफ। और आर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, और एफ क्या है, जो फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, यहाँ तक ठीक हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड इसका कुछ होगा, और ये जो टॉर्क है ये वेक्टर इक्वेशन लिखे हो, तो इस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ डायरेक्शन होगा, इस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, देखना जो पढ़े हो एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ आएगा। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा बता सकते हो, फॉर्मूला क्या होगा, आर क्रॉस एफ को क्या लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े हो ना, आर ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, यार बोल नहीं रहे हो, इसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा। आर क्रॉस एफ को क्या, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म है आर क्रॉस एफ, तो जब मॉड ले लोगे मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। और वेयर थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं, तो ये एफ वेक्टर है और आर वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड थीटा। ये 90 डिग्री नहीं है, लग रहा होगा तुमको 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। आर का जो डायरेक्शन है वो इस तरह है और एफ का डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जो थीटा यहाँ पर हम लोग लिखे आर एफ साइन थीटा मतलब ए बी साइन थीटा, तो थीटा क्या होता है, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल। तो आर वेक्टर ओरिजिन से इस तरफ डायरेक्टेड है और एफ वेक्टर इधर डायरेक्टेड है, तो इन दोनों के टेल के बीच का जो एंगल होगा, और ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल थीटा होगा। समझ में आ रहा, अच्छा एक बात बताओ तो ध्यान से देखना, ये वाला लाइन अगर इसके सेंटर से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, यार बोलोगे तब तो समझ में आएगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कहाँ होगा, 90 डिग्री मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर तो लग नहीं रहा, इधर आओगे तो ये एंगल क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, ये जो एंगल था और ये एंगल कंपेयर करोगे तो कौन सा एंगल कम होगा, कौन सा ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा। मतलब इधर आएंगे तो एंगल बढ़ेगा, इधर चलेंगे तो एंगल बढ़ेगा। अच्छा एक काम करो, मान लो कि हम ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं और इधर आए और इधर थोड़ा सा आए, और ये वाला, ये मान लो 70 डिग्री होगा, यहाँ के ये हो सकता है 90 डिग्री हो जाए, यार बोल नहीं रहे हो। हम इस लाइन ऑफ फोर्स पर, इस लाइन ऑफ फोर्स पर हम एक सेंटर ऑफ रोटेशन से एक लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पर परपेंडिकुलर हो।
हम ये लाइन ऑफ फोर्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर दिए। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये वाला बेस हो गया, ये वाला हम लोग का इस ट्रायंगल का ये वाला बेस होगा। तो ये बताओ कि यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा, कोई बताएगा साइन थीटा कितना होगा। ये वाला आर परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, आर परपेंडिकुलर। ध्यान से तो कुछ नहीं है, जो था एफ और आर ओरिजिनल वो काम कर रहे हैं। लाइन ऑफ फोर्स पर एक एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं अपने मन से, ड्रॉप करके हम ये वाला लेंथ निकालना चाहते हैं। तो ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा यार, पी बाई एच। तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ आर आएगा, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आर परपेंडिकुलर डिवाइड मॉड ऑफ आर। तो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बता सकते हो, आर साइन थीटा लिख सकते हैं। यार बोल नहीं रहे हो, मतलब ये लेंथ अगर आर है तो आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा, जो इस लाइन ऑफ फोर्स पर क्या होगा, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स है, इस लाइन ऑफ फोर्स पर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आर एफ लाइन ऑफ फोर्स पर परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन आर का वो कंपोनेंट जो आर साइन थीटा होगा वो इस लाइन ऑफ फोर्स पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, इसको क्या लिख रहे हैं, इसको टॉर्क का जो फॉर्मूला है ये क्या लिखोगे, एफ इंटू आर साइन थीटा लिख सकते हैं ऐसे। ये जो टॉर्क का फॉर्मूला था आर एफ साइन थीटा, इसको मॉड ऑफ टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर साइन थीटा। अच्छा ये बताओ, एफ इंटू आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर पर आ गया जो हम लोग पढ़े थे, यार बोल नहीं रहे हो, जो पढ़े थे वो आ गया। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमेशा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, और आर परपेंडिकुलर किसके बीच का गैप है, देखो ना, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है और लाइन ऑफ फोर्स के बीच का पैरेलल गैप है। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये पैरेलल गैप है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर सकते हो। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड ऑलवेज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कंसेप्ट याद रखना। ऑलवेज जो हम लोग वहाँ से प्रैक्टिकली देखे थे वो यहाँ से हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो टॉर्क होगा अबाउट, टॉर्क हमेशा एक पॉइंट के अबाउट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट ओ के अबाउट, ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ओ के अबाउट जो टॉर्क होगा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ क्या फोर्स और आर परपेंडिकुलर क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अब इस टॉर्क का डायरेक्शन भी होगा, अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग का निकल गया, लेकिन इसका डायरेक्शन भी तो होगा। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो आर क्रॉस एफ के डायरेक्शन के तरफ होगा। आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन निकाल सकते हो ना, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन होगा। मतलब ऐसे कह सकते हो कि टॉर्क acting on a particle, acting on the particle about point O is always directed along R cross F. Hence, अच्छा ये बताओ R क्रॉस F का डायरेक्शन किधर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो ना, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन नहीं निकाल सकते हो। आर क्रॉस एफ हमेशा आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए टॉर्क इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, एंड ऑल्सो directed along axis of rotation, ठीक है। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्टेड along क्या हो जाएगा बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लो यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन, ये जो फोर्स है इस पार्टिकल पर जो टॉर्क लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन
तो आर और एफ को मिलाने वाला सरफेस कौन सा है, ये वाला सरफेस है। तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर किधर होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो टॉर्क का डायरेक्शन या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो स्क्रू रूल घुमाएंगे तो आर को हमेशा एफ की तरफ घुमाओ, तो आर को एफ की तरफ घुमाओगे तो किधर जा रहा है, कैप वाला याद है ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर होगा, और ये टॉर्क का डायरेक्शन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगा और ऊपर होगा, और इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट एक बार तुम लोग रिवाइज कर लेना तो और अच्छे से क्लियर होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो परेशान नहीं होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट आज देख लेना क्योंकि कल भी इसे समझ कराएंगे तो और क्लियर होगा। लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन ऑलवेज आर और एफ को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होता है। तो परपेंडिकुलर या तो ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा। तो ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर को हमेशा एफ की तरफ घुमा देंगे। तो आर को एफ की तरफ घुमाओगे तो कैप किधर घूम रहा है, ऊपर निकलेगा, तो ऊपर निकलेगा तो टॉर्क का डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग यहाँ नहीं होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगा और ऊपर होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखे हैं कि डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। आर वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एंड टॉर्क इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन डायरेक्शन से अभी हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ध्यान रखना। ठीक है, मतलब टॉर्क एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, और इसको एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। एक्सियल वेक्टर क्यों कहते हैं, एक्सियल वेक्टर का नाम याद रखोगे तो ध्यान रहेगा कि इसका डायरेक्शन ऑलवेज एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऑलवेज एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। बोल नहीं रहे, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं, उसको ध्यान से समझना। न्यूमेरिकल्स अगर देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1। ये हम लोग ऑब्जर्वर ने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, एक पार्टिकल यहाँ ले लिए और इस पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, और ये फोर्स है तुम्हारा मान लो 20 न्यूटन, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 और 5, और तुमसे पूछा ओ के अबाउट टॉर्क कितना होगा। टॉर्क जब भी पूछेगा तो उस पॉइंट को मेंशन कर देगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क, acting on the particle about O के अबाउट कितना होगा, जल्दी निकालो। क्या पूछा है कि ये जो पार्टिकल है इस पर एक फोर्स F लग रहा है 20 न्यूटन का, और इसका कोऑर्डिनेट लोकेशन 3 और 5 दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कर रहे इस पॉइंट के अबाउट इस पर टॉर्क निकालो। अच्छा एक बात बताओ, टॉर्क की बात कर रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सब अलग बात है। लेकिन हम ये करें कि रोटेट कोई पार्टिकल रोटेट कर सकता है, नहीं ना कर सकता है, तो हम लोग टॉर्क की बात क्यों कर रहे हैं। तो एक्चुअली देखो, एक पार्टिकल रोटेट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो ये जो पार्टिकल यहाँ था तो एग्जैक्टली इसका पोजीशन वेक्टर ये था, फिर जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ आ जाएगा। तो ये जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन क्या कर रहा है पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओ, ओरिएंटेशन ऑफ दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिस पार्टिकल ए इज रोटेटिंग अबाउट द पॉइंट ओ। ये पार्टिकल सीधी रेखा में ही चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को नहीं बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये सीधी रेखा में चल रहा है। लेकिन जब इस पॉइंट के अबाउट इसके बारे में सोचोगे, जब इसके साथ इस पॉइंट को भी लेकर आ गए, तो तुम कह सकते हो कि दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट ओ, क्योंकि अबाउट दिस पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर का ओरिएंटेशन बदल रहा है, इसलिए पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्योंकि रोटेशन का मतलब क्या होता है कि उसका ओरिएंटेशन बदले। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात भी हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर है यहाँ से, ठीक है, इसको देख रहा है, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बना है, ये यहीं पर ले लिया, तो ऑब्जर्वर कह रहा है कि भाई ये सीधी ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। लेकिन जब ये ऑब्जर्वर, यही सेम ऑब्जर्वर जब इस पॉइंट के अबाउट देखना शुरू करेगा, तो इसके अबाउट अगर देखना शुरू करेगा तो इसका पोजीशन वेक्टर ये था, और फिर जब ये कुछ t0 पर यहाँ देखा, t टाइम पर यहाँ आ गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर का ओरिएंटेशन क्या हुआ, तो विथ रिस्पेक्ट टू इसका जो पोजीशन वेक्टर उसका ओरिएंटेशन, कुछ एंगल ये फॉर्म किया कि नहीं, कुछ एंगल चला कि नहीं चला, तो इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये रोटेट करे अबाउट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट को मेंशन नहीं करोगे तो ये रोटेशन की बात ही नहीं करोगे।
हाँ तो इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट कर रहा, हाँ तो इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट कर रहा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो तुमको बोला कि नहीं ये बताओ कि ये जो बी ये जो एम पॉइंट है इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो इसके सीधे है। अगर यही ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को इस पॉइंट के अबाउट देखेगा तो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, सीधी रेखा में देखेगा। मतलब कोई इसका पोजीशन वेक्टर का ओरिएंटेशन पहले ऐसे था, यहाँ आएगा तो कैसा रहेगा, वो सही रहेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसकी यहाँ अगर लोगे तो इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट कर रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल की जब भी बात होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि एक पॉइंट हम लोग जरूर मेंशन करेंगे कि किस पॉइंट के अबाउट उसके ओरिएंटेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि एक पार्टिकल सीधी रेखा में चल रहा है फिर भी हम लोग करेंगे रोटेट कर रहा है। क्यों रोटेट कर रहा है? क्योंकि रिलेटिव टू अ पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर का ओरिएंटेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी सेम पार्टिकल को अगर इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे या इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा है, इसलिए ये तुम्हारा सीधी रेखा में चल रहा है, रोटेट नहीं कर रहा। यार बोल नहीं रहे हो, बोलो जल्दी। तो ये बताओ, अब ये कह सकते हो ना कि ये जो पार्टिकल है वो के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है तो दैट मीन्स इस पर एक टॉर्क लग रहा होगा। यार बोल नहीं रहा। तो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा? तो देखो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे जो तरीका बता रहे हैं इसको सीखो, क्योंकि टॉर्क कैलकुलेट करने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तुम लोगों को तो छोड़ो, टीचर को भी दिक्कत आती है। इसलिए टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना कैसे कैलकुलेट करोगे। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा पहले मैग्नीट्यूड निकालोगे। क्या निकालेंगे जल्दी बताओ? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है कि मॉड ऑफ टॉर्क हमेशा लिख देना अबाउट ओ, जिसके अबाउट निकाल रहे हो। ये होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। कितना होता है? बोल नहीं रहे हो, लेकिन तुमको और सिंपल हम कर देते हैं, एकदम बबुआ वाला मेथड बता रहे हैं तुम लोग को। स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन सेंटर ऑफ रोटेशन, डिफाइन सेंटर ऑफ रोटेशन। स्टेप 2, एक्स्ट्रापोलेट the line of force, the direction of force। अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। एक जनरल कंसेप्ट बता रहे हैं, तुम कहीं भी लगा सकते हो। और सिंपल ड्रॉ लाइन ऑफ फोर्स, और इसी को कह सकते हो ड्रॉ लाइन ऑफ फोर्स। और स्टेप 3 क्या करोगे? स्टेप 3 है ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन ऑन लाइन ऑफ फोर्स। 3 स्टेप है टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। जल्दी बताओ कौन कौन सा है? बोल नहीं रहे हो। कौन कौन सा तरीका है? पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट निकालना है। सेकंड क्या करोगे? लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करें। और इसके बाद वाला स्टेप क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। तो ये बताओ सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन कौन डिफाइन करेंगे? ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। दूसरा स्टेप क्या था? लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स किसको कहेंगे? पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन सेंटर ऑफ रोटेशन। तो हमको टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। स्टेप 3 में हम लोग का ड्रॉ द लाइन एंड अप्लाई कौन सा फॉर्मूला? टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन। दूसरा काम क्या है जल्दी बताओ यार? लाइन ऑफ फोर्स। दूसरा काम क्या है? लाइन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स के डायरेक्शन को एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे तो लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ हो जाएगा। तो इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया ऐसे, तो ये हम लोग का लाइन ऑफ फोर्स है। नेक्स्ट क्या करेंगे? तीसरा स्टेप सेंटर ऑफ, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो परपेंडिकुलर देखो ड्रॉप कर दिया। अच्छा ये नहीं होगा, ये तो कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो यही तो ड्रॉ करना था, आर परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा?
मतलब सिंपल एल शेप बना देना है। क्या बनाना है हमको, लाइन ऑफ फोर्स और सेंटर ऑफ रोटेशन को लेकर एल शेप बनाना है। एल शेप बन गया, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। अच्छा आप बताओ टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ये फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है। फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है। और आर परपेंडिकुलर कितना होगा, ये वाला गैप कितने का होगा, कोऑर्डिनेट 3 और 5 है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, वाई वाला 5 होगा, तो ये 5, तो 100 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये टॉर्क का वैल्यू हो गया, इतना टॉर्क लग रहा। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर हुआ। तो टॉर्क निकालने के लिए पहले तो ये 3 काम कर लिए, तो लेकिन हमको सब आर परपेंडिकुलर चाहिए थे, मतलब सेंटर ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ फोर्स के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट 3 और 5 है, मतलब यहाँ से चलेंगे तो 3 और यहाँ चलेंगे तो 5, तो ये वाला हाइट और ये वाला हाइट सेम होगा, इसलिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 यूनिट्स का होगा। तो टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, फोर्स है 20 न्यूटन, मतलब ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल पर जो टॉर्क क्रिएट करेगा ये 20 न्यूटन इंटू आर परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकल गया। अच्छा डायरेक्शन निकालने के लिए और एक तरीका बता रहे हैं, बहुत सिंपल तरीका है, और ये बताए थे सर्कुलर मोशन में, लेकिन फिर से ये याद रखना डायरेक्शन के लिए क्लॉकवाइज अगर सेंस होगा, टॉर्क की वजह से क्लॉकवाइज अगर होगा तो इन, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउट। और ये तुम लोग को बताए थे, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि क्लॉक को जब भी हम लेकर, क्लॉक का मतलब घड़ी कहाँ लेकर आते हैं, घर के अंदर, तो क्लॉक मतलब इन, क्लॉकवाइज मतलब इन का मतलब होता है इनवर्ड, और आउट का मतलब आउटवर्ड होता है। और एंटी को हम लोग क्या करते हैं, आउट कर देते हैं, तो एंटी आउट, क्लॉक इन एंटी आउट, क्लॉक इन एंटी आउट, ये याद रखना, क्लॉक इन एंटी आउट, क्लॉक इन एंटी आउट, याद रहेगा। ये काम किस में आएगा, ये रोटेशन में काम आएगा, मतलब डायरेक्शन निकालने में। कैसे डायरेक्शन निकालोगे, अब देखो ध्यान से। अच्छा ये बताओ कि ये जो फोर्स है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको एक यहाँ पर एक स्केल मान लो, मतलब ये स्केल ऐसा फिक्स कर दिया, ऐसा फिक्स कर दिया, तो बताओ फोर्स इसको कहाँ लेके जाएगा। यहाँ स्केल ऐसे फिक्स कर दोगे तो ये जो फोर्स इस पर लग रहा है, ये फोर्स इस स्केल को कहाँ लेके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा। तो ये जो फोर्स है अबाउट दिस पॉइंट, इसको कैसे घुमा रहा है बता सकते हो, इसको घुमा रहा है, लेकिन कैसे घुमा रहा है, ये कौन सा सेंस है, ये क्लॉकवाइज सेंस है कि नहीं है। ये जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, इस स्केल को किधर घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, तो ये कौन सा ये घूमने का सेंस को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। यार बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क इस प्लेन में नहीं है, लेकिन टॉर्क की वजह से, ड्यू टू टॉर्क पार्टिकल रोटेट्स इन क्लॉकवाइज सेंस, पार्टिकल रोटेट्स इन क्लॉकवाइज सेंस। किस सेंस में रोटेट करेगा बताओ, क्लॉकवाइज सेंस। टॉर्क इस प्लेन में नहीं है, कहीं भी नहीं है, जैसे फोर्स यहाँ पर है लेकिन टॉर्क यहाँ नहीं है। टॉर्क हमेशा किसके लॉन्ग होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जेड एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टॉर्क का डायरेक्शन इसी एक्सिस के लॉन्ग होगा। समझ में आ रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, आर वेक्टर और फोर्स के क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। टॉर्क का डायरेक्शन इसमें नहीं है, लेकिन टॉर्क का इफेक्ट जो होगा इस प्लेन में होगा। तो टॉर्क का इफेक्ट क्या है, टॉर्क की वजह से ये पार्टिकल घूम रहा है, किस सेंस में घूम रहा है बताओ, यार बोल नहीं रहे हो, कौन से सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, इन का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्वर देख रहा है इसको, जो ऑब्जर्वर तुम लोग देख रहे हो, तो वो टॉर्क का डायरेक्शन क्या देखेगा, इस प्लेन के इनवर्ड देखेगा। मान लो ये वाला प्लेन है, ये जेड एक्सिस है, इसको हटा देते, ये प्लेन है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन था, पार्टिकल यहां था। तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो इधर होगा इस एक्सिस के लॉन्ग, या अंदर की तरफ होगा। यार बोल नहीं रहे हो। और ये तुम हो, तुम यहां से देख रहे हो, यार बोल नहीं रहे हो, ये तुम हो, तुम यहां से देख रहे हो। तो तुम बोलोगे कि जो टॉर्क लग रहा है उस टॉर्क की वजह से इस प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉक का मतलब इन, मतलब तुम यहां से देख रहे हो, इस इन का मतलब क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, या तो इस एक्सिस के लॉन्ग इधर होगा,
या इधर होगा। तो इधर तुम यहाँ से देखोगे तो तुम कहोगे कि सरफेस से बाहर की तरफ आ रहे हैं, मतलब ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। प्लेन से तुम्हारे तरफ कोई भी आएगा तो वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और तुम्हारे से प्लेन की तरफ कुछ भी जाएगा तो क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा, ये ऑब्जर्वर जो इसको देख रहा है वो कहेगा टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन इन होगा। क्लॉकवाइज का मतलब इन का मतलब क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में देखेगा। किस डायरेक्शन में देखेगा, इधर देखेगा। तो ये कौन सा एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है। तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, -z। यार बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, बोलो जल्दी। ये क्लॉक का इफेक्ट क्लॉकवाइज आ रहा था, क्लॉकवाइज का मतलब टॉर्क का एग्जैक्ट डायरेक्शन इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, या तो इधर होगा नहीं तो अंदर की तरफ होगा। तो ये ऑब्जर्वर कहाँ है, कहाँ से दिख रहा है वो डिसाइड करेगा। तो इस ऑब्जर्वर कह रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऑब्जर्वर कह रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यही ऑब्जर्वर कहेगा कि क्लॉक मतलब इन होता है। इन का मतलब क्या होगा कि टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। इनवर्ड कौन सा होता है, -z एक्सिस, ये वाला +z एक्सिस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यार बोल नहीं रहे हो। तो ये ऑब्जर्वर देख रहा है, ये कहेगा कि टॉर्क का इफेक्ट इस प्लेन में है, और ये कौन सा है, रोटेट कर रहा कि क्लॉकवाइज सेंस में। इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, इस नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, मतलब किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, इधर होगा टॉर्क का डायरेक्शन, एकदम अंदर होगा। टॉर्क का डायरेक्शन अंदर है, प्लेन के अंदर, मतलब इस जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये जेड एक्सिस है, और ये कौन सा -z एक्सिस की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ प्लेन के अंदर। तो ये आंसर क्या लिखेगा, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का वैल्यू क्या लिखेगा बताओ, 100 लिखेगा, लेकिन -k लिखेगा। -k का मतलब समझ में आ रहा, यार बोल नहीं रहे हो। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, टॉर्क का डायरेक्शन निकल जाएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए टॉर्क का इफेक्ट देख लेना कि ड्यू टू टॉर्क पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या होगा, इनवर्ड होगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। हाँ, वो देना जरूरी है, क्योंकि विदाउट दिस पॉइंट ये इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एक ये वाला लास्ट सवाल बनाओ, इसके बाद ख़त्म क्लास। इसके बाद कल हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये दो सा रोने का आदत हो गया। चलो ठीक है, अच्छा ये वाला इतना क्लियर हो गया ना सबका। तो ये होमवर्क दे देते हैं, इसको तुम लोग अभी सॉल्व करके भेज देना। ये पार्टिकल इस पर फोर्स हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट 3 5 है। तुमको बोला इस पॉइंट के अबाउट जिसका कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट के अबाउट 3 0 है, और एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 5 है। ये दोनों पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। समझ में आ रहा है। ये फोर्स दिया 20 न्यूटन। मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालना, अभी सॉल्व करके व्हाट्सअप करोगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड, इस पर प्रैक्टिस करो ढंग से, फाइंड द टॉर्क, और क्रॉस प्रोडक्ट जरूर पढ़ लेना कल के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट सही से पढ़ लोगे। फाइंड द टॉर्क, 1 मिनट, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ए एंड बी। बोलो अब क्या कर रहे थे। ये यहाँ लिखा हुआ, ये 3 0 है, और ये B 0 5 है, और इसका कोऑर्डिनेट 3 5 है। फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। बोला टॉर्क का वैल्यू कितना होगा। बोलो यार, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सबको भेज देंगे, ठीक है।